हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो BHIC 131 है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो यहाँ पर ये जो मेरा वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको सेम वीडियो हिंदी में देखना है तो ये जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हिंदी वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। सो आप लोग हिंदी वाली वीडियो देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको जो आपकी हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी उसके जोग्राफिकल स्प्रेड के बारे में बताना है कि जो उसकी जोग्राफी है यानी कि वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है एंड वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन कल्चर फ्लरिशिंग अराउंड 3300 BCE एंड 1300 BCE। तो 3300 BCE और 1300 BCE के आसपास जो है ये फ्लरिश कर रही थी। इट कवर्ड अ वास्ट जोग्राफिकल एरिया अक्रॉस मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है आपको पता होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका पाकिस्तान भी आता है। तो जो पाकिस्तान का पूरा एरिया और इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है जिसमें आपका हमारा गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है, ये वाला सारा पार्ट इसने कवर किया हुआ था, ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ लैंड कवरेज। तो लैंड कवरेज के मामले में हम अगर बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंडस वैली की जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। सो यहाँ पर जो कोर है इस सिविलाइजेशन का वो आपकी इंडस रिवर वैली थी विच इज़ लोकेटेड प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो अभी कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। यहाँ पर मेजर सिटीज़ थी जिसमें आपकी हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, वर सिचुएटेड इन दिस रीजन बोथ ऑफ विच बिकेम अर्बन सेंटर्स विद सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग। और यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग हमें इन कंट्रीज़ में देखने के लिए मिलती है। इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था और इनकी जो सोसाइटीज़ हैं देवर हाईली ऑर्गेनाइज। सो अदर नोटेबल साइट्स जो हैं यहाँ पर आपके धोलावीरा, राखीगढ़ी और कोट दीजी है। फिर पंजाब और सिंध की बात करें तो जो सिविलाइजेशन है वो पूरे के पूरे पंजाब में फैली हुई थी। हमारे इंडिया का भी पंजाब और पाकिस्तान तक पूरा फैला हुआ था, ठीक है, और सिंध के काफ़ी सारे पार्ट्स में। सो द सिंधु यानी कि इंडस रिवर प्लेड अ क्रूशियल रोल एज इट प्रोवाइडेड वाटर एंड ट्रेड रूट्स फॉर द सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर जो इंडस रिवर है वो इस सिविलाइजेशन को क्या क्या प्रोवाइड करती थी, पहली चीज़ ये प्रोवाइड करती थी इस सिविलाइजेशन को ट्रेड रूट यानी कि व्यापार का मार्ग प्रोवाइड करती थी। न्यूमरस स्मॉलर सेटलमेंट्स एंड टाउन्स एग्जिस्टेड इन दीज एरिया सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। और कई सारे यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, स्मॉलर सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर में और ट्रेड में वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर हम गुजरात की बात करेंगे तो जो सिविलाइजेशन है वो गुजरात के रीजन तक भी फैली हुई थी। हमें गुजरात में दो साइट्स मिलती हैं, एक है लोथल और दूसरी है भोगावो रिवर आर लोकेटेड, ठीक है। सो लोथल वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड इट दैट फैसिलिटेटेड मैरी टाइम ट्रेड। तो यहाँ पर जो इनकी सिटी थी उसका नाम क्या था, लोथल था। एंड ये है द गल्फ ऑफ खम्बत रीजन ऑफ गुजरात ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन ट्रेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द एंशंट वर्ल्ड। और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ खम्बत के बारे में भी बताना है जो कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बत। उसके बाद है आपका महाराष्ट्र और हरियाणा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी साइट्स हैं, इसमें आपका राखीगढ़ी जो कि हरियाणा की लार्जेस्ट हड़प्पन साइट थी, लार्जेस्ट राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। और एक है आपका इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये इनाम गांव वाला आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इनाम गांव के ऊपर एक केस स्टडी दे रखी होती है एनसीईआरटी में क्लास 6 के अंदर, ठीक है। सो इनाम गांव वगैरह जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्प्रेड के बारे में बताते हैं। तो महाराष्ट्र हरियाणा तक भी ये फैले हुए थे। These sites provide evidence of Harappan influence with similar material culture and urban characteristics। और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, बलोचिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ तक भी फैला हुआ था। सो द मकरन कोस्ट ऑफ बलोचिस्तान जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान शो ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स। तो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान तक हमें हड़प्पन जो है उनके सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। साइट्स लाइक मास्तुंग एंड मेहरगढ़ इंडिकेट दैट द हड़प्पन पीपल माइट हैव had settlements outside the river valley. Mehergarh is particularly important as it is believed to be one of the earliest agriculture communities in the world। तो यहाँ पर हमारे लिए मेहरगढ़ भी इम्पॉर्टेंट है और आपका इनाम गांव भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ट्रेड और मैरी टाइम का इन्फ्लुएंस हुआ। तो जो हड़प्पन हैं दे वर नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क बोथ इनलैंड एंड ओवरसीज। तो ये जो हड़प्पन हैं ये इनलैंड ट्रेड नेटवर्क भी थे इनके और ओवरसीज ट्रेड नेटवर्क भी थे। एविडेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड लिंक टू रीजन लाइक मेसोपोटामिया, सुमेर और पर्शियन गल्फ शोज द civilization influence extended beyond the Indus Valley।
तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो सिविलाइजेशन है वो केवल इंडस वैली ही तक नहीं बल्कि इंडस वैली से भी दूर दूर तक ये फैली हुई थी और उनके साथ ये लोग ट्रेड के लिंक्स बनाकर रखते थे, जिसमें है आपका मेसोपोटामिया है, आपका सुमेर है और आपका पर्शियन गल्फ है। ठीक है, सो द हड़प्पन्स engaged in cultural and economic exchanges with neighboring civilization. They traded goods such as beads, metals, textiles, influencing and being influenced by cultures as far as Mesopotamia and Persian Gulf. यहाँ पर अब आपको बताना है अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में कि इंडिया के अंदर जो अलेक्जेंडर है उसने इन्वेड किया। ठीक है, तो उसका जो इन्वेजन है उसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। जैसे कि सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो लोकल रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे। तो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इट वीकन द लोकल किंगडम स्पेशली द नंदा डायनेस्टी इन द रीजन ऑफ पंजाब। तो उस टाइम पर पंजाब में जो नंदा डायनेस्टी थी उसको उसने बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था। आफ्टर अलेक्जेंडर लेफ्ट दिस क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य टू राइज पावर एंड फॉर्म मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ पर जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको यहाँ पर एक मौका मिला कि वो यहाँ पर जो है मौर्यन एम्पायर को फैला सकते थे। ठीक है, तो यानी कि जो आपका अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ उससे फ़ायदा हुआ मौर्यन एम्पायर को, क्योंकि उसके बाद ही जो मौर्यन एम्पायर है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एंड मौर्यन एम्पायर इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर था। ग्रीक का इन्फ्लुएंस हमें इंडिया में देखने के लिए मिला। जब अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है वो खत्म हो गया तो सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर रूल्ड बाय ग्रीक्स फॉर अ टाइम, स्पेशली सेल्यूकस वन ऑफ द अलेक्जेंडर जनरल। तो यहाँ पर जो है सेल्यूकस जो थे अलेक्जेंडर के जो आपके जनरल थे उनकी वजह से हमें यहाँ पर ग्रीक का जो शासन है वो देखने के लिए मिलता है और ग्रीक इन्फ्लुएंस भी हमें देखने के लिए मिलता है। फिर होता है आपका कल्चरल इम्पैक्ट। तो ग्रीक एंड इंडियन कल्चर मिक्स। ग्रीक कल्चर लाइक आर्ट एंड आइडियाज इन्फ्लुएंस द areas in India that came under Greek control. This mixing of culture lead to a new style of art known as Greco-Buddhist art. तो उस टाइम पर एक आर्ट शुरू हुई जिसका नाम क्या था बच्चों? जिसका नाम था ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट, क्योंकि ये ग्रीक और बुद्धिज्म दोनों का मिक्सचर था। तो यहाँ पर ग्रीक के आर्टिस्टिक जो स्टाइल्स हैं उन्हें कंबाइन किया जाता था इंडियन थीम्स के द्वारा। ठीक है, स्पेशली बुद्धा वाली जो बुद्धा के जो स्कल्पचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो ग्रीक थिंकर्स हैं एंड इंडियन फिलोसफर्स हैं लाइकली एक्सचेंज आइडियाज अबाउट फिलोसफी, गवर्नमेंट एंड एथिक्स। ठीक है, इन्होंने किस किस बारे में अपने आइडियाज को शेयर किया? देखो, फिलोसफी के बारे में अपने आइडियाज को शेयर किया, गवर्नमेंट के बारे में किया, एथिक्स के बारे में किया। दिस हेल्प ब्रिंग न्यू वेज ऑफ थिंकिंग टू बोथ कल्चर्स। और यहाँ से जो दोनों कल्चर्स हैं उनके अंदर न्यू तरीके के जो विचार हैं वो आने लग गए। फिर मिलिट्री का इम्पैक्ट देखें तो न्यू मिलिट्री आइडियाज आ रहे थे। जो अलेक्जेंडर है वो अपने साथ न्यू मिलिट्री स्ट्रेटेजीज को लेकर आया था, लाइक द यूज ऑफ कैवेलरी। ठीक है, हॉर्स सोल्जर्स का यूज करना, बैटल फॉर्मेशन लाइक phalanx. Indian rulers likely to learn from these tactics, though India already had strong military traditions like war elephants. तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर है उसकी वजह से इंडिया में जो न्यू मिलिट्री आइडियाज आए उनका फायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ? उसका फायदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के टैक्टिक्स को ही देखकर इंडिया में अपना जो है शासन जो है स्थापित कर लिया था। ठीक है, सो यहाँ पर इंडिया में हम एलिफेंट्स का यूज़ तो पहले से ही करते थे। तो ग्रीक सोल्जर्स वर इम्प्रेस बाय द इंडियन वॉर एलिफेंट्स यूज इन बैटल, और वो इंडिया के जो एलिफेंट्स का यूज़ करना है इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तो वाइल अलेक्जेंडर फोर्सेज फेस डिफिकल्टीज इन फाइटिंग एलिफेंट्स, द यूज ऑफ दीज पावरफुल एनिमल्स इन वॉरफेयर कंटिन्यूड इन इंडिया। तो जो यहाँ पर हमारे एलिफेंट्स होते हैं इनका यूज़ जो है वो कंटिन्यू रहा। लेकिन आज अगर हम देखें तो किसी भी एनिमल का कोई यूज़ ही नहीं रहा है। पहले हॉर्सेस का भी यूज़ था, एलिफेंट्स का भी यूज़ होता था और आपके पिजन का भी यूज़ होता था। लेकिन अब क्या देखते हैं हम कि ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये अबैंडन्ड फील करते होंगे, ऐसा इन्हें लगता हो कि अब ये किसी भी काम के नहीं रहे हैं। फिर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं। तो जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन है उसने न्यू ट्रेड रूट्स को भी खोला। ठीक है, सो इंडिया और जो मेडिटेरेनियन है उनके बीच में व्यापार के नए नए मार्ग खुल गए। ठीक है, लाइक ग्रीस एंड पर्शिया। दिस मेंट गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड ज्वेल्स फ्रॉम इंडिया वर ट्रेडेड फॉर आइटम्स लाइक वाइन, ऑलिव ऑयल फ्रॉम ग्रीस। ठीक है, तो किस किस चीज़ में ट्रेड होता था? स्पाइसेस में होता था, टेक्सटाइल्स में होता था और ज्वेलरी में भी ये लोग ट्रेड किया करते थे। द ग्रीक इंट्रोड्यूस देयर वे ऑफ मेकिंग कॉइन्स विच इन्फ्लुएंस इंडियन रूलर्स। लेटर इंडियन रूलर्स लाइक दोज इन मॉडर्न एम्पायर स्टार्टेड यूजिंग कॉइन्स इंस्पायर्ड बाय ग्रीक डिजाइन्स। तो जो ग्रीक है उन्होंने इंडिया में और क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की? स्टूडेंट्स, कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर रूलर्स। तो ग्रीक का जो किंगडम है इंडिया के अंदर आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ, ग्रीक रूलर्स स्टेड इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया। वो इंडिया के कुछ पार्ट्स में रहने लग गए थे। द इंडो ग्रीक किंगडम लास्टेड फॉर सेवरल जनरेशन एंड केप्ट द ग्रीक इन्फ्लुएंस अलाइव इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वन फेमस ग्रीक किंग was Menander I, even converted to Buddhism and had friendly relations with Indian culture. तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो आपका ग्रीक इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में काफ़ी समय तक कंटिन्यू रहा था।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि जो बुद्धिज्म है उसका राइज क्यों हुआ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण है बुद्धिज्म के राइज का, वो ये है कि इंडिया के अंदर जो वैदिक कल्चर था उसके अंदर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। जो ये ऊंच नीची ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो कास्ट का डिवीजन हो रखा था, ये एक मेन रीजन था बुद्धिज्म के आने का, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर जो है सभी लोगों को बराबर समझा जाता था। सो द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन द 6th century BCE in India can be attributed to several key factors. These factors reflect both social and religious context of the same time, as well as the teaching of Siddhartha Gautam, who later became known as बुद्धा। तो यहाँ पर बुद्धिज्म में हम किसकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं? सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें हम बाद में बुद्धा कहने लग गए थे। सो यहाँ पर आप लोग रिलीजियस और सोशल अनरेस्ट के बारे में बताएंगे कि समाज में क्या सोशल अनरेस्ट था। सो ड्यूरिंग द 6th century BCE, during the 6th century BCE, India was going through a period of religious and social upheaval। तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा था? रिलीजियस और सोशल जो इश्यूज हैं वो अराइज हो रहे थे, और जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल वैदिक जो रिलीजन है उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, देवर डिससेटिस्फाइड। ठीक है, जो भी सेक्रीफाइसेस होते थे और ब्राह्मण और प्रीस्ट के पास ज़्यादा पावर होती थी, इन सब चीज़ों को देखकर जो आम जनता है वो बिल्कुल भी मतलब इन रिचुअल्स को जो आम जनता है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न था अबाउट द रिजिड कास्ट सिस्टम, और यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम था, लोग जो हैं उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे सोसाइटी के कास्ट सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी नहीं हो पाती थी। जो भी मतलब लोअर कास्ट के लोग होते थे वो यहाँ वहाँ नहीं घूम पाते थे, मंदिरों में नहीं जा पाते थे। तो यहाँ पर रिजेक्शन करना शुरू करा लोगों ने रिचुअल्स का, और प्रीस्टली पावर्स का लोगों ने रिजेक्शन करना शुरू करा। ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जो सिद्धार्थ गौतम है, जो बाद में बुद्धा बन गए, रिजेक्टेड द आइडिया दैट एनलाइटनमेंट और लिबरेशन कुड बी अचीव थ्रू रिचुअल्स एंड द अथॉरिटी ऑफ प्रीस्ट। यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें एनलाइटनमेंट, अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें किसी भी प्रकार के प्रीस्ट की अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेड ही एम्फसाइज दैट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस और बैकग्राउंड कुड अचीव निर्वाणा। तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी बंदा, उसका कुछ भी सोशल बैकग्राउंड हो, वो निर्वाणा को अचीव कर सकता है। ठीक है, अगर वो अपने पर्सनल एफर्ट्स लगाए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कर ले। तो हिज टीचिंग्स फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ विजडम, एथिक्स एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पर वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे कि विजडम पे फोकस करते हैं, एथिक्स पे करते हैं और मेडिटेशन पे करते हैं। ठीक है, विच वर ओपन टू एवरीवन, नॉट जस्ट प्रीस्ट और द वेल्दी। तो यहाँ पर जो है ये जो वर्ड है यहाँ पर ओपन टू एवरीवन, इसी की वजह से जो लोग हैं बुद्धिज्म से कनेक्ट हुए, बिकॉज बुद्धिज्म वॉज ओपन टू एवरीवन। अब यहाँ पर हम टीचिंग्स की बात करेंगे। जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है, यहाँ पर जो लोग हैं उसमें एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग उसने जगाया। ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है वो 4 कोर आइडियाज की बात करते हैं एंड द 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं। So the Buddha emphasized compassion, non-violence, detachment from material possession, which resonated with many people who were disillusioned by the materialism and violence of time। तो उस टाइम पर जो भी लोग मटीरियलिज्म में फंसे हुए थे वो लोग गौतम बुद्धा की टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए, और भौतिकवादी जो जिंदगी है लोगों ने उसको त्यागा, नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट किया और कंपैशन को एक्सेप्ट किया, काइंडनेस को एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। तो जब 6th century BCE आया तो देयर वॉज अ राइज इन अर्बनाइजेशन, यानी कि जो शहरीकरण है उसके अंदर राइज बढ़ गया। न्यू सिटीज़ जो है इमर्ज करने लग गई। ठीक है, न्यू ट्रेड रूट्स और ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है वो ग्रो करने लग गया। दिस लीड टू द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड न्यू फिलोसफीज। तो यहाँ पर जो है जब मिडिल क्लास ग्रो करता है तो उसकी वजह से नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई फिलोसफीज आती हैं। तो अर्बन सेंटर बिकेम प्लेसेस वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स कुड मीट एंड डिस्कस आइडियाज़। तो यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग आते थे और वो अपने आइडियाज़ को डिस्कस किया करते थे। अब यहाँ पर दूसरे जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उन पर इसका क्या असर पड़ा। तो अराउंड द सेम टाइम बुद्धिज्म देयर वर अदर रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मूवमेंट चैलेंजिंग द वैदिक बिलीफ। तो यहाँ पर जो है वैदिक बिलीफ्स को चैलेंज करने के लिए और भी दूसरे मूवमेंट्स चल रहे थे, जिसमें आपका जैनिज्म है जो कि महावीरा के द्वारा फाउंड किया गया था। सो दीज रिफॉर्म मूवमेंट ऑल्सो प्रोमोटेड आइडियाज ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन थ्रू self discipline, non violence and ethical living, which created an environment where new religious ideas could spread and gain followers। तो यहाँ पर क्या हमें देखने के लिए मिलता है कि बुद्धिज्म के अलावा उसी सेम टाइम पर और भी दूसरे भी आपके जो जैनिज्म टाइप के जो आपके धर्म है या फिर मूवमेंट्स हैं वो भी चल रहे थे, ताकि जो वेदों को वो लोग चैलेंज कर सके। वेदों में जो भी कहा गया था कि 4 वर्ण होंगे और ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण होगा, और ये जो भी भगवान को अर्पित करने की चीज़ें हुआ करती थी, ये सारे जो भी काम जो आम जनता को कॉम्प्लेक्स लगते थे रिचुअल्स, वो सब लोग छोड़ना चाहते थे। इसी की वजह से नए नए मूवमेंट्स हो रहे थे। फिर यहाँ पर जो आपका बुद्धिज्म है इसको किंग अशोका जैसे जो रूलर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला था। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर प्लेड अ significant role in spreading Buddhism in India and beyond. After converting to Buddhism in the 3rd century, Ashoka made effort to spread Buddhist teaching। तो यहाँ पर जो अशोका है उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था और उसके बाद फिर उन्होंने आगे बुद्धिज्म को फैलाया भी। उन्होंने बुद्धिस्ट
मिशनरीज जो हैं वो भेजे श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशिया में भेजे, ताकि वहाँ पर जो है बुद्धिज़्म जो है उसको स्प्रेड किया जा सके। फिर यहाँ पर आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के सलाइंट फीचर्स बताने हैं कि जो आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके फीचर्स क्या है। सो द मौर्यन एम्पायर फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वेल ऑर्गेनाइज एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री। तो जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर आपका जो मौर्यन एम्पायर है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और वेल ऑर्गेनाइज एम्पायर था। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्रीकरण। केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति थी, जो राजा था उसके पास ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग हमें देखने के लिए मिलता है। किंग को चक्रवर्ती भी कहा जाता था, यानी कि यूनिवर्सल रूलर कहा जाता था, विच कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, मिलिट्री, लॉ एंड जस्टिस। इसके बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो उनके सक्सेसर्स हैं, स्पेशली जिसमें अशोका है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया, प्रमोट किया। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है किस चीज़ को प्रमोट किया उन्होंने, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, द किंग हैड अ लार्ज ब्यूरोक्रेसी टू असिस्ट हिम रूलिंग इफेक्टिवली। और किंग के पास एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी भी होती थी जो किंग को सपोर्ट करती थी, जिससे कि जो किंग है वो इफेक्टिवली रूल कर सके। द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। और जो किंग है उसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते थे, हेल्प किया करते थे। द मिनिस्टर्स एडवाइज द किंग ऑन वेरियस मैटर्स लाइक गवर्नेंस, लॉ, टैक्सेशन एंड मिलिट्री अफेयर्स। कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज चाणक्य, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें कौटिल्य के बारे में बात जरूर करनी है। ठीक है, जो कौटिल्य है वो वहाँ पर एक प्रोमिनेंट फिगर थे एंड इज बिलीव टू हैव रिटन द फेमस ट्रीटीज अर्थशास्त्र। और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, क्या नाम था उस किताब का, तो उसका नाम था अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी, जो कि स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमीज और गवर्नेंस के बारे में बताती है। जो मौर्यन एम्पायर है वो कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। 4 मेन रीजन थे जिसमें आपका मगध, उज्जैन, तक्षशिला और सदर्न इंडिया आता है। तो ईच रीजन और प्रोविंस वॉज गवर्न बाय अ गवर्नर या फिर राजुका। ये जो भी प्रोविंसेस थी यहाँ पर एक राजुका हुआ करता था जिसको ये लोग गवर्नर हम कह सकते हैं। दीज गवर्नर्स वर अपॉइंटेड बाय द किंग एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस। अब इनका काम क्या होता था, टैक्स को कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और उसके बाद यहाँ पर हम बिलो द प्रोविंशियल लेवल द एम्पायर वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट नोन एज जनपदा और महाजनपदा। फिर इसके बाद जो एम्पायर है वो और छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड था जिसको हम लोग जनपदा और महाजनपदा कहते हैं। इसके बाद आप लोग ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे। सो द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी दैट इंश्योर्ड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इट इंक्लूडेड ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस टास्क सच एज टैक्सेशन, पॉलिसिंग, पब्लिक वर्क्स, ट्रेड एंड मिलिट्री। द कौटिल्य अर्थशास्त्र मेंशन अ डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इंक्लूडिंग अ सिस्टम ऑफ स्पाइस। जो कौटिल्य है उसने जो है अपने स्पाइस भी रख रखे थे, यानी कि गुप्तचर भी रख रखे थे, जो कि कौटिल्य को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते थे पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। फिर आपका टैक्सेशन सिस्टम आता है। तो जो मौर्य है उनका हाईली ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम था। जो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है इनके रिवेन्यू का वो क्या था, लैंड टैक्स था, ट्रेड टैक्स था और रॉयल मोनोपलीज थी। लैंड रिवेन्यू वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पर जो है इनकम कहाँ से आती थी, तो लैंड रिवेन्यू से आती थी, ट्रेड टैक्स से भी आती थी। ठीक है, तो गुड्स जो भी एम्पायर से पास करके जाएंगे वहां से भी वो लोग टैक्स लेते थे। इस प्रकार से जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें ट्रेड जो है वो बढ़ता था। फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मॉडर्न मिलिट्री वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज फोर्सेज। अब यहाँ पर 4 मेन इसकी ब्रांचेस थी, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड आपके एलिफेंट। तो जो आर्मी है वो क्रूशियल थी फॉर मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर दी वास्ट एम्पायर एंड फॉर एक्सपेंडिंग इट्स बाउंड्री। तो आर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी की वजह से ही जो पूरा का पूरा एम्पायर है वो वास्ट प्रकार से एक्सपेंड हो पाता था। द एम्परर हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द मिलिट्री एंड देयर वर मिलिट्री ऑफिसर्स इन एवरी रीजन। और हर एक रीजन में क्या होते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। तो अशोका इन पर्टिकुलर इज नोन एज हिज सपोर्ट ऑफ हिज मिलिट्री बट ऑल्सो फॉर हिज लेटर शिफ्ट टुवर्ड्स पीस आफ्टर कलिंगा वॉर। तो यहाँ पर जो अशोका है, आप सभी को पता होगा कि अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद जो है ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो कभी भी वायलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपका जस्टिस एंड लॉ आता है। तो जो मौर्यन एम्पायर है उसका वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था जस्टिस का, मतलब कि जजेस हुआ करते थे, ऑफिशियल्स हुआ करते थे। फिर अशोका के एडिक्ट्स। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अशोकाज एडिक्ट। क्या है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अशोका के एडिक्ट्स हैं। These were inscriptions written on pillars and rock surfaces across the empire which outlined Ashoka policies.
तो यहाँ पर हमें जो भी एडिक्ट्स मिलते हैं वो हमें अशोका की पॉलिसीज़ और उसके एथिक्स और लॉ और सोशल वेलफेयर के बारे में बताते हैं। इससे हमें पता लगता है कि जो अशोका है वो अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस और वेलफेयर ऑफ ऑल, ये सब चीज़ों को प्रमोट करते थे। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने धम्म महामंताओं की भी नियुक्ति कर रखी थी, जो कि अशोका बाय अशोका टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज मॉरल कोड, ये देखने के लिए कि जो भी उन्होंने मॉरल कोड जो वो लेकर आए हैं क्या सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो मौर्य हैं इनका इकोनॉमिक सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग था। ये एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काम करते थे, सिल्क रोड के थ्रू, और मैरीटाइम ट्रेड भी ये लोग किया करते थे। इन्होंने स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज भी बना रखी थी, जिसमें आपका माइनिंग, शिप बिल्डिंग और टेक्सटाइल्स आता है, जिससे कि एम्पायर का इकोनॉमिक ग्रोथ होता था। पब्लिक वेलफेयर की बात करें तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब अशोका की हम बात करते हैं तो वहाँ पर पब्लिक वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि अशोका जो है धम्म लेकर आए थे, जिसको हम लोग मॉरल लॉ कहते हैं। सो हिज एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोटेड प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग रोड्स, रेस्ट हाउसेज, वाटर वेल्स, हॉस्पिटल्स। अशोक की कमिटमेंट थी कि वो लोगों का वेलफेयर करेगा, सोशल जस्टिस लेकर आएगा। उसके बाद से उसने जब से उसने बुद्धिज्म अपना लिया था, उसके बाद से वो लोगों का वेलफेयर और सोशल जस्टिस की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गया था। फिर आ जाता है आपका फॉरेन रिलेशन। तो जो मॉडर्न एम्पायर है उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाए दूसरे देशों के साथ, जैसे कि श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, ग्रीस के साथ। ठीक है, इंडिया का जो कल्चर है उसे स्प्रेड किया पूरे वर्ल्ड में। बुद्धिज्म को भी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर तक फैलाया। ठीक है, सो द एम्पायर strong diplomatic relations were also reflected in treaties and alliances with kingdoms in the Hellenistic world after Alexander Empire. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो आपका अशोका का एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने के लिए मिलता है। हमने इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, फॉरेन रिलेशंस हो जाएं या पब्लिक वेलफेयर हो, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जस्टिस, हर एक प्रकार से एक जो अर्थव्यवस्था है उसको हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने बच्चों बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था। सो आई होप कि आपको तीनों जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट है hindustannowledge.com, आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉलरली माइंड्स मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे।